अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़त पर गुज़िश्ता रोज़ से रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला ताहाल जारी है, जबकि सिक्योरिटी ज़राए का दावा है कि एस्टैब्लिशमेंट को ऐसा कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ और अगर मौसूल हुआ भी तो उनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़त को नाकाम ड्रामा करार देते हुए कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। इस खत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान साहब का कहना है कि मैंने ऐसा कोई खत नहीं देखा, लेकिन दीगर पार्टी की आदत इस मौक़िफ़ पर कायम है तो लिखा गया है। गौर खान साहब कहते हैं कि खत का जवाब अगर आता है तो उसका खैर मकदम किया जाएगा। सरबराह हो चाहे वो इदारा हो, फौज हमारी है, ये खान साहब के अल्फाज थे, लेकिन हमारा कोई राब्ता नहीं है। अगर आप मुज़ाकिरात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक मीटिंग हमारी हुई थी, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे थी और पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं थी, और उनकी तरफ से अगर कोई रिस्पांस आता है तो हम वेलकम करेंगे। इस खत के बाद से हुकूमती कैंप भी कुछ पैनिक का शिकार नजर आती है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि खत पर उन्होंने रद्दमल दिया और कहा कि खत का मकसद फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालना और फौज की कमांड के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना है। खत का भी इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। वो फौज और आवाम के दरमियान और फौज और उसकी कमांड के दरमियान जो है वो गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ, और अगर फौज कमज़ोर होती है तो उसके नतीजे में क्या फिर ये KPK में इनकी हुकूमत होगी या ये हुकूमत करेंगे। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इस खत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहते हैं कि बानी PTI का आर्मी चीफ को खत लिखना NRO मांगने की कोशिश है। मुज़ाकरात में भी यही बात थी कि हमें NRO दो। इमरान खान साहब जो हैं वो किसी किस्म का NRO चाहते हैं। बानी PTI जो है ना वो इस वक्त बड़ी डेस्परेट कैफियत में है और वो रिलीफ चाहते हैं। जो बड़के सड़कें मारने वाला सिलसिला जो था उसके ऊपर वो नज़रसानी कर रहे हैं। मुज़ाकरात में भी यही बात थी कि जी हमें NRO दो। क्या इमरान खान साहब का खत लिखने का मकसद बैक चैनल राब्तों में नाकामी है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के माबैन मामलात 80% और एक मरतबा 99% तक तय पा गए थे और अभी भी प्रोसेस में हैं। नाज़रीन, हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो पूरे दुनिया के लिए वो किस तरह की साबित होंगी। जिस किस्म के इक़दाम हो रहे हैं, ऑलरेडी हमें मेक्सिको कनाडा सरेंडर होते हुए दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है। उस मोड में किस तरह से वो रीजन पे किस हद तक फोकस करेंगे, अफगानिस्तान के मामला जो है वो किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साइमल्टेनियसली एज वी स्पीक प्रेसिडेंट जरदारी इज़ ऑफ टू अ 5-day स्टेट विजिट टू चाइना, जहां पर वो बड़ी मीटिंग्स भी कंडक्ट करेंगे और जो बायलैटरल टाइज है उसको स्ट्रेंथन करने पर जोर दिया जाएगा। और काउंटर टेररिज्म अगेन विल बी अ पिवटल सब्जेक्ट ड्यूरिंग हिज विजिट एज वेल। साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने जब चार्ज अस्यूम किया उस वक्त मुशाहिद साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि एक कॉल आएगी, जो एक रीडिफाइनिंग मोमेंट कंसिडर किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की जो विन थी, जो उनकी फतह थी, उस हवाले से। और आज हम उसी से डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद साहब। नीड्स नो इंट्रोडक्शन सर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब। गुफ्तगू का आगाज आपकी एक क्लिप से, बल्कि मैं चाहूंगी कि नाज़रीन को सुनाएं भी, जरा चलाते। मुशाहिद साहब, आपने जिस तरह से कहा कि एक रीडिफाइनिंग मोमेंट था डोनाल्ड ट्रंप का, एक री इलेक्ट होना, उनकी री अपॉइंटमेंट, जिसकी प्रेडिक्शन मैंने की थी पहले ही कर दी थी आपने। मैंने कहा कि वो इलेक्शन जीतेगा साल पहले, एंड आई हेल्ड दैट कन्विक्शन कि वो ही विल विन। राइट, एंड डू यू स्टिल फील कि वो कॉल आएगी जो आपने जिसका जिक्र किया था? एब्सोल्युटली, मुझे तो कोई डाउट नहीं है वो कॉल आएगी। आप देखें ना कि अभी भी जो द सर्कल अराउंड ट्रंप, आज अपॉइंटमेंट हुई है डैरन बेटी की एज अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पब्लिक डिप्लोमेसी, यानी कि वो चीफ स्पोक्समैन होगा स्टेट डिपार्टमेंट का, तर्जुमान। और उसने IK का आखिरी इंटरव्यू उसने किया था एज ए जर्नलिस्ट 2023 में शायद गालिबन। तो आप देख लें कि कांग्रेसमैन हो, इस टाइप के लोग हो जो सर्कल अराउंड दैट है। तो ये बड़ा एक अनकन्वेंशनल आदमी है। आपने देखा ट्रंप का स्टाइल, मैंने कहा था वो शेकअप करेगा, झंझोड़ रहा है पूरे वॉशिंगटन को, हिला हुआ है, US एड को खत्म कर रहा है और एक इकोनॉमिक स्लेज हैमर एक अप्रोच के साथ कि उनको पता है कि उनकी स्ट्रैटेजी पे दूसरे जो हैं दिल बाउ डाउन टू द नीज। इकोनॉमिक स्लेज हैमर जो है अपने हलीफों के साथ है, एलाइज के साथ है, नेबर्स के साथ है। बिल्कुल, मेक्सिको और कनाडा आर द नेबर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राइट, और मैं बल्कि इस पे भी आऊंगी कि प्रो इजराइल हैं, पुतिन इज नॉट हिज एनिमी, अगेन किम जोंग इज हिज फ्रेंड। किम जोंग उनकी वेनेजुएला अपने वो रिचर्ड ग्रेनेल को उन्होंने वैसे ही ऑलरेडी वो चले गए, रिचर्ड ग्रेनेल गया तो
نے ریکگنائز کر لیا. مڈورو کو تو وہ بات نہیں کرتے تھے, یہ نکولس جو مڈورو. پریزیڈنٹ تھا وینیزویلا کا. Right. تو آپ دیکھیں کہ بڑا ڈفرینٹ اپروچ. میں مشاہد صاحب اس طرف آؤں گی, لیکن اس سے پہلے میں وزیر داخلہ, آپ نے جس طرح کا کال تو آئے گی, لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے, ان سے سوال ہوا تھا اس کال کے آنے پر, میں وہ بھی چاہتی ہوں کہ ذرا سنتے ہیں. جی. ابھی تک تو وہ فون کال نہیں ہے. ریفیوز کریں گے یا پھر بات مان لیں گے؟ صاحب, وزیر داخلہ نے ایک تھمز ڈاؤن کا جسچر شو کیا تھا, ہینڈ جسچر, جب ان سے سوال کیا کہ وہ ابھی تک تو کال نہیں آئی, اور اگر کال آئے گی تو پھر آپ مانیں گے یا پھر انکار کر دیں گے. یہ اس پوزیشن میں ہے اس وقت موجودہ میں حکومت؟ تو کامنٹ کر رہا ہوں کہ جو واشنگٹن سے ہو رہا ہے, میں تو اپنا مشاہدہ دے رہا ہوں واشنگٹن کے بارے میں, ناٹ اباؤٹ اسلام آباد. باقی جو ہمارا ٹریک ریکارڈ رہا ہے وہ بھی دیکھ لیں. 1984 میں جنرل ضیاء اللہ کی گورنمنٹ تھی, بے نظیر بھٹو بھی قید ناحق میں تھی. She was in سکھر جیل. امریکہ نے اناؤنس کیا پیٹر گیلبریتھ از کمنگ. مثلا کل لینڈ کر رہنا, تو آج انہوں نے بے نظیر بھٹو کو ریلیز کیا, ان کو پاسپورٹ دیا اینڈ ون وے ٹکٹ ٹو لنڈن بھجوا دیا بفور دا لینڈنگ آف دا امریکن اسپیشل آنوائے. فاسٹ فارورڈ ٹو میاں نواز شریف صاحب, 2000 کی بات ہے, جب کو ہو چکا ہے, طیارہ سارس کیس میں سزا بھی دلوائی گئی ہے. پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا نواز از مائی بڈی, آئی وانٹ ہم آؤٹ بفور آئی لیو آفس, اینڈ آئی ایم لیونگ آفس آن 20th of January 2001. اس نے انسٹرکشن دی, یو اے ای, سعودی عربیہ, قطر کنسورشیم بنایا, ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور کیا ہوا, 10 دسمبر 2000 کو ایک 747 جمبو آتا ہے سعودی عربیہ سے, میاں صاحب آرام سے فیملی کے ساتھ باہر چلے گئے. سو آپ اسی قسم کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ یہ نیسرلی نہیں میں کہہ رہا کہ وہ ایکشن ریپلے ہوگا, بٹ آئی ایکسپیکٹ این امریکن رول ان دیٹ, این امریکن انٹرونشن فرام ٹرمپ. اگر کوئی اور ہوتا تو میں نہ کہتا, کیونکہ دیکھیں نا ہر ایک کے تعلقات ہوتے ہیں. نکسن جو تھا اس کے تعلقات ایوب خان سے تھے, یایا خان سے تھے. جارج H.W. بش, جو جارج بش سینئر تھا, وہ بے نظیر بھٹو سے بہت تعلقات تھے. کلنٹن جو ہے میاں صاحب کا یار تھا. تو ٹرمپ لائکس IK. And you've always said, maintained this position, کہ the only leader he knows in Pakistan is Imran Khan. Exactly. When he looks at Pakistan, he only knows IK. باقیوں کو تو وہ نہیں جاتا نا. So Imran Khan, but he doesn't want any intervention. وہ نہیں چاہتے کہ مداخلت باہر سے کوئی کرے. میں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں بالکل. وہ چاہتے ہیں, ان کی لابی کام کری, 2 ان کے لابیسٹ کام کر رہے ہیں فل ٹائم, پیڈ لابیسٹ ہیں ان کے. ہمارا ڈائسپورا جو ہے وہ ایکٹیو ہے بالکل, ایبسولوٹلی. And I think they are looking forward to that. They are waiting for that. For Trump to play a role in this. میں مشاہد صاحب, عمران خان صاحب نے as we speak ایک خط بھی لکھ دیا ہے. اس خط کے بعد ایک بڑا شور برپا ہے ہمارے پاکستانی سائڈ پہ. یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید ایک NRO مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اگری کرتے ہیں جب وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی پالیسیز کو ریویو کریں؟ ایک تو میرے خیال میں خوشائند بات ہے. خیر خط جو ہے نا, اٹس این اولڈ فیشنڈ ڈیسنٹ وے آف کمیونیکیشن. آج کل تو خط کوئی لکھتا نہیں, کیونکہ وہ واٹس ایپ ہے اور ٹائم ہی نہیں ہوتا وہ خط. تو اٹس اے گڈ وے آف اٹ, دیٹ شوز اٹس اے ویری مہذب طریقہ ہے, اچھا شائستہ طریقہ ہے کمیونیکیٹ. اور خط میں کیا ہے, میں تو کہوں گا اٹس اے لو لیٹر فرام عمران خان ٹو دا آرمی چیف. اٹس دا فرسٹ لو لیٹر آف عمران خان ٹو دا آرمی چیف سنس ہز آؤسٹر. اس نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا یہ فوج ہماری ہے, انہوں نے کہا یہ فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہوں, اور عوام اور فوج کے درمیان خلیج یا تصادم نہیں ہونا چاہیے. یہ تو خود ہے. سو ایک تو انہوں نے اولیو برانچ دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو, رائٹنگ دس لو لیٹر, ٹھیک ہے جی. دوسرا انہوں نے ایک وہ کہتا ہے نا, اٹس اے 3 in 1. ایک ان کو اٹس اے میسج فار دا خاکیز, اٹس آلسو ٹو اسکیئر دا گورنمنٹ ہیئر, ان کو ڈرانے کے لیے کہ جو کوئی بات نہیں ہو رہی ہے وہ سب ڈر گئے, دیکھو یہ بیانات شروع ہو گئے, یہ نہیں وہ نہیں. اور ایک اور ہے جو ان کا اپنا بیس ہے, PTI کے سپورٹرز, اور ان کو بھی آپ کہہ دیا کہ ان کی بھی بات بھی کی ہے کہ میرے بندے اریسٹڈ ہیں سے یہ. تو ایک وہ گلے شکوے بھی ہیں, وہ رونا دھونا جو ہمارے ہوتا ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, وہ بھی ہے. تو آئی تھنک اٹس فائن, اٹس اچھی بات ہے بنسبت اٹیک کرنے کے, بنسبت الزام تراشی کے. But the other side says the message has not been received yet. وہ اکنالج نہیں ہے. جی وہ یہ جو ہے آئی ڈونٹ نو آج کل کیسے بھیجتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ڈاکیا ہوتا تھا, پوسٹ آفس ہوتا تھا, یا کوریئر ہوتا تھا, یا کوئی پرسنل ہوتا تھا.
आई थिंक बड़े इजी कम्युनिकेशन के तरीके हैं. तो मैसेज तो वैसे भी आजकल मैं कोई बात करूं तो मैं आपके थ्रू मैसेज भेज सकता हूं. दैट्स अ मैसेज. राइट, क्योंकि आवाम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं. राइट. मुजाहिद साहब, लेकिन हाउ वुड यू रेट हिज जेल खान? अब तक उन्होंने जो जेल काटी है वो कैसी काटी है? मेरे ख्याल में विद वो अर्नेस्ट हेमिंगवे एक बड़ा मशहूर अमेरिकन राइटर था, किताबें भी लिखी हैं, बड़ा ज़बरदस्त, क्यूबा में भी रहा. आई सॉ हिज प्लेस व्हेन आई वेंट टू क्यूबा. उसने कहा था कि करेज की क्या डेफिनेशन है, बहादुरी की. ग्रेस अंडर प्रेशर. जब आपको दबाव आए, प्रेशर में आए, हाउ डू यू बिहेव? क्या आप कलैप्स हो जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, लेट जाते हैं, जिसे कहते हैं पंजाबी में लंबे पै जाते हैं, या आप डिग्निटी के साथ खड़े होते हैं? आई थिंक ही इज डन इट विद लॉट ऑफ करेज. ग्रेस अंडर प्रेशर. बड़ी अच्छी जेल. और वो अब तो लगता है कि वो बड़े रिलैक्स्ड है. ही इज रीडिंग बुक्स और वो जिम भी कर रहे हैं और सारा कुछ है. और मुझे कोई बता रहा था, मेरा गुरिल्ला रिपोर्ट भी अडियाला जेल से, वो कह रहे थे कि कई देर रात को हम पैरे में होते हैं तो साइकिल की आवाज आनी शुरू होती है. वो एक्सरसाइज साइकिल नहीं है कि वो रात को 12 में चला रहे हैं या कोई और चीज हो रही है. वो उनके खुद के अपने पार्टी के लोग भी कहते हैं कि वो शायद अगले 8-10 महीने तक भी वो जेल से बाहर आने के किसी मूड में नजर नहीं आते. बाय द वे आसिफ ज़रदारी ने भी अच्छी काटी थी जेल. आई वुड से सो. राइट. बट मुशाहिद साहब, आपकी एक कमेंट जो आपने हमारी नज़र से गुजरा वो ये था कि चाइना का सक्सेस और जो कामयाबी थी, आपने कहा था इट लाइज इन क्वालिटी लीडरशिप, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड कोर्स करेक्शन. पाकिस्तान के अब अगर हम हिसाब से बात करें उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो एक सेम क्वालिटी ऑफ एचआर नज़र आती है. कंटिन्यूटी की अगर बात पॉलिसी की होती है तो इसकी एक लैक देयर ऑफ नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, एंड कोर्स करेक्शन. आप इन तीनों को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पर रेट करेंगे और इस तरह से मुल्क को आगे लेकर बढ़ा जा सकता है? देखिए जी, मैं चाइना गया था व्हेन आई वाज अ टीनेजर. मेरी 16-17 साल उम्र थी. आई वाज सेकंड ईयर स्टूडेंट इन एफसी कॉलेज लाहौर. 50 साल पहले मैं चाइना गया था. एंड उसके बाद मैंने कोई ऑलमोस्ट 100 विजिट्स किए हैं 50 सालों में. मुख्तलिफ अदवार देखे हैं. मैंने चाइना को देखा है एक गरीब मुल्क, एक तन्हा आइसोलेटेड मुल्क, एक पसमानदा मुल्क. और अब मैंने चाइना को देखा है कि एक अजीम मुल्क, एक लीडर, एक खुशहाल मुल्क विच इज़ रिच एंड पावरफुल. तो मुझे लगे लोग पूछते हैं तरक्की का क्या राज है, क्या वजह इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई. हम जो चाइना से आगे थे हम पीछे गए हैं, चाइना जो हमसे पीछे था वो आगे निकल गया है. तो उसकी मैंने कहा कि एक तो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप मुराद है वो क़यादत जिसमें इंटेग्रिटी हो, ईमानदारी हो, अपने अवाम के साथ कमिटमेंट हो, अपने जेबें भरने के लिए या बैंक बैलेंस बनाने के लिए नहीं आए, और जो बेलौस खिदमत कर रहे हैं अपने लोगों की. क्वालिटी ऑफ लीडरशिप. और चेयरमैन माओ, दंग शॉपिंग, चो एन लाई, शी जिनपिंग, वो सारा हुआ. दूसरा है कि अपनी गलती तस्लीम करना कि हम गलत रास्ते पर हैं. कोर्स करेक्शन कि हमने ये रास्ता गलत अपनाया है, इसको ठीक करना है, इस सिमत को ठीक करना है वो. और तीसरा है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी. ये नहीं कि जी कि 2 साल बाद कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, पिछले को गाली दें, आपके जी तिया पांचा करें और हम कहें जी अब वो पॉलिसी रिवर्स हो जाए. कंटिन्यूटी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज एट द टॉप. तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऑल 3 थिंग्स आर लैकिंग. राइट. बट लेकिन क्या इस पे काम किया जा सकता है या बिल्कुल किया जा सकता है. ये तो मैन मेड प्रॉब्लम है ना जी. कोई आसमान से तो नहीं लोग आएंगे या अमेरिका से इंपोर्ट. इसके लिए विल नहीं है फिर, यानी इसमें विल नहीं है. और वैसे भी हमारा जो सिस्टम है उसमें जंग लग चुका है. इट्स अ वेरी क्लोज सिस्टम. अब इट्स बिकम एन अनहोली अलायंस ऑफ द अर्बन रिच एंड द रूरल रिच कि बस पैसा है तो फिर आप सिस्टम में आए, उसको बाय ऑफ. इलेक्शन ऑल्सो बिकम एन ऑक्शन ऑल्सो. तो ये इसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है. लेकिन हमारे लोगों में बड़ी जान है. आपके जो जनरेशन के लोग हैं, मैं देखता हूँ खवातीन, मर्द, और खास बात तो गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, वजीरिस्तान से, सिंध से, बलूचिस्तान से, लोगों में बड़ी जान है, कॉन्फिडेंस है, काबिलियत है, सलाहियत है, और वो बोलते हैं दे एक्सेल. एब्सोल्युटली. बट जो ऊपर जो कब्जा किया हुआ है वो उसको कब्जे से आजाद करना है. यहाँ पे जो नौजवान है, आपको पता है कि डिग्री लेकर जो है वो सड़क पे जी सिफारिशी कल्चर है जी जी कि अनलेस यू हैव अ रिच डैडी और अ रिच मम्मी यू कांट गेट फॉरवर्ड. एब्सोल्युटली. और जिस किस्म के हाथ इस वक्त नजर आ रहे हैं, जहाँ पे पीका कवानीन आ जाती है. मुशाहिद साहब, हम जब लास्ट बात कर रहे थे मेरे प्रोग्राम में, तो आपने कहा था मार्शल लॉ में भी इस किस्म के हालात आपने नहीं देखे थे जिस किस्म के पाकिस्तान में नजर आ रहा है. और उसके उस इंटरव्यू के बाद से लेकर अब तक पीका तरमीम भी हो
चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम भी आपने देखा कि किस तरह से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो कोर्ट पैकिंग बाकायदा तौर पे लीगल एक्सपर्ट्स आर ऑफ द I was editor of the Muslim, सबसे आजाद youngest editor in my 20s, सबसे इंडिपेंडेंट अखबार था। जनरल जियाउल हक के जमाने में मार्शल लॉ, जो फादर ऑफ ऑल द एस्टेब्लिशमेंट्स है, जो सब ये एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं उसका बाप समझ लें। और उस वक्त चिड़ी कामते थे लोग, ये भुट्टो को फांसी दी, ये किया। वी स्पोक ऑनेस्टली एंड फ्रैंकली। और मैं वॉक करता था अपने E7 में अकेला, कभी मुझे कोई खौफ नहीं था कि मुझे कोई पर्सनल खतरा है या कोई चीज़ हो। यस, दे वर रूल्स ऑफ द गेम। आप उनकी बात ना, एडवाइस ना माने तो आपको वो ब्लैक छापें, सेंसरशिप थी, लेकिन ऐसे माहौल नहीं था। आई थिंक वी वर फ्रीयर देन, मैं आपको कहूँगा। और हमारा जहन भी खुला हुआ था। आई नेवर फेल्ट आई वाज इन अ प्रिजन मेंटली। अब तो लगता है सहमे हुए, घबराए हुए हैं। अब तो मैं टीवी चैनल पे देखता हूँ, सारी खबरें भी एक किस्म की होती हैं। But where do you see this ending? ये कहाँ जाके रुकेगा ये सिलसिला? एक अच्छी बात है कि हमारे लोगों में अभी भी जान है, कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस भी है, मुजाहमत का कल्चर ऑफ डिफाइंस भी है। पाकिस्तान इज नॉट लाइक एनी अरब और अफ्रीकन स्टेट, माफ करना ऐसी बात, नो ऑफेंस मेंट, लेकिन इसमें हमारा एक ट्रेडिशन है। मे बी बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश ट्रेडिशन, रूल ऑफ लॉ है, एक एजुकेटेड लोग हैं और डिफाइंड लोग हैं, खासतौर पे ख़वातीन और मर्द जो यंग लोग हैं। उस वक्त हम खुद 20s में थे तो बड़ी जान थी वी टू स्पीक अप। और अब भी मैं समझता हूँ वो कल्चर है। 8 फरवरी को अभी आ रहा है, आप पूरे अवाम ने सिस्टम को डिफीट नहीं किया। Absolutely. और अभी you have to transition from 45 to 47. तो कैसे हुआ? और उसके अगेंस्ट जो है वो अभी फिर जो है तो उसके खिलाफ एक एहतजाज होगा। इस गलत काम भी होता है तो, लेकिन उसके मज़ाहमत भी होती है, उसका मज़म्मत भी होती है, एहतजाज भी होता है। मुशाहिद साहब, विद योर परमिशन आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन कहीं मत जाएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।